नमस्ते। अगर आपको कुछ भी बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो मैं यहाँ हूँ। जब भी मन हो बेझिझक बताइए। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक बुक है जिसका नाम है किलिंग होप, और इसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इंडोनेशिया 1957 एंड 1958, वार एंड पोर्नोग्राफी। इसके बारे में और इसकी कुछ समरी बताइए, और इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कीजिए। किलिंग बताइए। होप में किलिंग होप में की चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है इंडोनेशिया 1977 to 1998 युद्ध और अश्लीलता में अमेरिकी सीआईए द्वारा इंडोनेशिया में हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। 1955 में राष्ट्रपति सुकार्नो ने पांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें तटस्थता का सिद्धांत सामने आया। इससे नाराज होकर सीआईए ने सुकार्नो की छवि को बिगाड़ने के लिए अश्लीलता का उपयोग किया। तो एक्चुअल में सी ए आई ने क्या किया था? हाँ बिल्कुल। सीआईए यानी केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी अमेरिका की एक सुप्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है। इसका मकसद विदेशों में अमेरिकी हितों की सुरक्षा करना और अपनी नीति को बढ़ावा देना है। कई बार सीआईए प्रभावित देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप करता है जिससे वहां की सरकारों और समाज पर असर पड़ता है। किलिंग होप किताब में इन हस्तक्षेपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो एक्चुअल में किस तरह से उन्होंने सुकार्नो की छवि या फिर उसकी इमेज को ख़राब किए थे, और क्या ऐसी चीज़ें थी उसमें जो वार एंड पोर्नोग्राफी के बारे में बात की गई? तो पोर्नोग्राफी से मतलब क्या है यहाँ पे? जरूर। असल में सुकार्नो की छवि को बिगाड़ने के लिए सीआईए ने विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल किया। उस समय इंडोनेशिया में सुकार्नो की नीतियां अमेरिकी हितों के खिलाफ मानी जा रही थी। इस संदर्भ में सीआईए ने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जिससे सुकार्नो की छवि को नकारात्मक रूप में पेश किया गया। यही वजह है कि इस चैप्टर में युद्ध और अश्लीलता का जिक्र किया गया है जो उस समय की राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा था। इस तरह से ये किताब उस दौर की जटिलताओं को उजागर करती है। एक्चुअल में पोर्नोग्राफी से क्या मतलब है यहाँ पे, और किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कुछ एग्जांपल देके समझाइए। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि उस दौर में सीआईए ने सुकार्नो की छवि को बिगाड़ने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जिसमें कुछ ऐसे उपाय भी शामिल थे जिनसे सुकार्नो की छवि को अश्लील या नकारात्मक तरीके से पेश किया जाता था। उदाहरण के तौर पर कभी कभी मीडिया के जरिए गलत जानकारियां फैलाना या ऐसी कहानियों का प्रचार करना जो सुकार्नो को नकारात्मक रूप में दिखाए। इस तरह से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके उनकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस प्रकार के उदाहरणों से यह साफ होता है कि कैसे रणनीतिक रूप से छवि को बदला जाता था। इसमें बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है? जरूर, मुझे खुशी होगी। जब भी आपको और जानकारी चाहिए हो या किसी और टॉपिक पर बात करनी हो तो बेझिझक नहीं, बताइए। मैं हमें यही टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सुकार्नो है, फिर उसको सीआई ने क्या किया, और फिर अमेरिका, सीआई सुकार्नो ने मान लिया था क्या बात, या फिर उसको एलिमिनेट कर दिया गया था वहाँ से, सुकार्नो को? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू है। सुकार्नो की नीतियां और अमेरिका के हितों के बीच टकराव ने वाकई उस दौर की राजनीति को प्रभावित किया। सीआईए ने सुकार्नो को कमजोर करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई और इसी के चलते कई बार प्रोपेगेंडा, आर्थिक दबाव और राजनीतिक चालें भी देखने को मिली। इन सब का असर इंडोनेशिया की आंतरिक राजनीति और वहां के लोगों पर भी पड़ा। इस तरह की घटनाएं इतिहास के जटिल ताने बाने को उजागर करती है। तो अमेरिका ने, सीआईए ने जो इंडोनेशिया के अंदर जो चीज़ें फैलाई, मतलब प्रोपेगेंडा, एज अ प्रोपेगेंडा, तो फिर उस सुकार्नो के बाद में कोई उन्होंने अपना एक पपेट भी तो बैठाया होगा। हाँ बिल्कुल। सुकार्नो के बाद इंडोनेशिया में जब सत्ता में बदलाव हुआ तो सीआईए और अमेरिका ने वहां की नई सरकार के साथ भी अपनी रणनीतियों को जारी रखा। अक्सर जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो अमेरिका अपनी नीतियों को उस नए संदर्भ में ढाल लेता है।
इंडोनेशिया में भी बाद में सीआईए ने राजनीतिक समर्थन, आर्थिक सहायता और प्रोपेगेंडा के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। इस तरह से समय के साथ साथ सीआईए की रणनीतियां भी बदलती रही और उन बदलावों का असर इंडोनेशियाई राजनीति पर पड़ा। तो सुकार्नो मुस्लिम था या फिर कोई अलग रिलीजन का? हाँ, निश्चित रूप से उस दौर में इंडोनेशिया में धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू भी काफी महत्वपूर्ण थे। सुकार्नो के समय से ही इंडोनेशिया एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश रहा है। वहाँ मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। सीआईए की रणनीतियों में कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन का भी फायदा उठाया गया, ताकि सत्ता में बदलाव लाया जा सके। इस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भी इंडोनेशियाई राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो सुकार्नो मुस्लिम था या फिर कोई दूसरे रिलीजन का था? जी हाँ, सुकार्नो के शासन में इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय काफी प्रभावशाली था, लेकिन इसके साथ ही वहाँ हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन और अन्य धर्मों के लोग भी नहीं, बसे हुए थे। सुकार्नो मुस्लिम था या फिर कोई और रिलीजन का था? सुकार्नो खुद हिंदू नहीं थे, वे इस्लामिक धर्म से भी जुड़े नहीं थे। असल में सुकार्नो का धर्म काफी विविधता को मानने वाला था और वे इंडोनेशिया की बहुधार्मिक संस्कृति का सम्मान करते थे। वे एक ऐसे नेता थे जो इंडोनेशिया की विविधता को एकजुट करने में विश्वास रखते थे और उनकी नीतियों में इस विविधता का ध्यान रखा जाता था। तो ये विविधता का ध्यान रखने के लिए अमेरिका को ये पसंद नहीं आया बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सुकार्नो की बहुधार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने की नीति और तटस्थता की रणनीति अमेरिका को हमेशा से चुनौतीपूर्ण लगी। अमेरिका के लिए इंडोनेशिया का तटस्थ होना और कम्युनिस्ट प्रभाव को स्वीकारना एक चिंता का विषय था। इसी कारण सीआईए ने कई बार ऐसे उपाय अपनाए ताकि सुकार्नो की सरकार को कमजोर किया जा सके। तो इस तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता के बीच एक दिलचस्प संतुलन बनता था। तो सुकार्नो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने वाला था या अपना रहा था, इसलिए अमेरिका को ये बात हजम नहीं हुई। हाँ, यही एक बड़ा कारण था। सुकार्नो ने अपने शासन के दौरान एक तटस्थ नीति अपनाई थी, जिसमें वो ना तो पूरी तरह पश्चिमी देशों के साथ थे और ना ही पूरी तरह कम्युनिस्ट देशों के साथ। इस तटस्थता के साथ वो कम्युनिस्ट विचारधारा को भी कुछ हद तक स्वीकार कर रहे थे, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय था। इसी वजह से सीआईए ने कई तरह के प्रयास किए ताकि सुकार्नो की पकड़ कमजोर हो। ये सब इंडोनेशियाई राजनीति में एक जटिलता न बना दे। ठीक है, हम बाद में अब बात करेंगे। जरूर, जब भी आपका समय मिले हम फिर से बात करेंगे। तब तक ध्यान रखिए और अगर कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिए।